हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। और आज है अंबेडकर जयंती। तो सबसे पहले आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको जानने में बड़ा मजा आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शुरुआती जीवन की। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म आज के दिन यानी 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यह जगह पड़ती है महो, जो कि मध्य प्रदेश में है ना। ये इंदौर के पास में है। अब इनकी जो फैमिली है वो मराठी फैमिली थी, है ना, मराठी फैमिली थी। इनकी जो फैमिली है उनका जो जड़े है, रूट है, वो रत्नागिरी के पास में जगह पड़ती है अंबेवाड़ी, वहां से जुड़ी हुई थी। अब इनके जो पिताजी थे जिनका नाम था रामजी मालोजी सकपाल, वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पे थे। और इनकी मां का नाम था भीमाबाई सकपाल। तो भीमाबाई जी यहां पर इनके साथ, राम जी के साथ रहती थी। और इनके घर में 14वीं संतान के तौर पे, जो इनकी अंतिम संतान भी थे, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। बड़े लालन पालन के साथ इनका बचपन गुजरा। लेकिन इनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आया जब ये स्कूल में पढ़ाई करने गए। तो इनकी जो शुरुआती शिक्षा है ये महो में हुई, महो जहां पे इनका जन्म हुआ। लेकिन इसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए अपनी फैमिली के साथ, जहां पर इन्होंने गवर्नर्स हाई स्कूल में अपनी मैट्रिक की परीक्षा 1907 में पार की। और उसी के बाद इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि अब इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो घटना थी कास्टिज्म का एक ऐसा दंश जो हमारे देश में हर एक उस बच्चे को बर्दाश्त करना पड़ रहा था जो निचली कास्ट से था। स्कूलों में उनके बैठने की अलग व्यवस्था, पानी पीने की अलग व्यवस्था, यहां तक कि अध्यापकों का व्यवहार भी अलग अलग था। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लगा कि इस तरीके का व्यवहार अगर हमारे देश में होगा तो हमारे जैसे निचली कास्ट के लोग शायद आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक ऐसा जिम्मेदारी उठाई जो आगे जाकर के हमारे देश के जो जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं उनके लिए एक मसीहा के तौर पर मिसाल बने। तो दोस्तों यहां पे आप देखोगे इन्होंने अपनी जो मैट्रिक की पढ़ाई है वो भी मुंबई से की, उसके बाद से बीए भी मुंबई से किया, एमए भी मुंबई से किया। लेकिन अब इनको कुछ ना कुछ तो करना था, है ना। दिमाग में वो चीज चल रही थी जो समाज के, उनके लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन के आए। और वो एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया जब पहले ऐसे व्यक्ति बने जब इन्होंने पीएचडी की पढ़ाई इकोनॉमिक्स से की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और पहले व्यक्ति बने एक भारतीय जो किसी विदेश से पीएचडी की उपलब्धि लेके आ रहा था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पीएचडी करने के बाद वो भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी थे, चाहते तो कहीं पर सेट हो जाते, अपना रॉयल जिंदगी जीते। लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करना है, अपने लोगों के लिए करना है। इसलिए इन्होंने 32 अलग अलग डिग्रियां ली, 32। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का इनके पास ज्ञान था। और दोस्तों 21 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने लगभग सभी धर्मों का अध्ययन कर लिया। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये पहले ऐसे भारतीय थे जो किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से पीएचडी में इकोनॉमिक्स करके आए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते तो सेटल हो जाते कहीं पे बाहर, लेकिन इन्होंने अपने देश और अपने लोगों को महत्ता दी, वापस भारत में आए और अपने लोगों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़नी शुरू की जो इन्होंने बचपन में ठानी थी। दोस्तों यहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबसे पहले ब्रिटिशर्स के साथ, दलितों के साथ हो रहे अन्याय के लिए आवाज उठाने की मांग की। उनके लिए कानूनी मतलब कुछ राइट्स बनाए जाए कि अगर उनके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है तो ऐसा भेदभाव करने वाले को सजा मिले। साथ ही साथ उनको ब्रिटिश जो सरकार है उसमें दलितों को सम्मिलित किया जाए। और इसीलिए वो बार बार दलितों के लिए गोलमेज की सभा जो लंदन में हुई वो उसको अटेंड किए। बार बार वो लंदन गए और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सभी गोलमेज की सभा अटेंड की, सिर्फ इसलिए ताकि दलितों को उनका अधिकार दिला पाए। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे उस समय के भारतीय नेताओं को यह लगा कि हमें, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत की स्वतंत्रता है। अगर भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो हम सभी लोगों को एक साथ लेके चलेंगे। तो इसी इंश्योरिटी के लिए महात्मा गांधी जी ने इनके साथ एक पैक्ट साइन किया जिसको पूना पैक्ट है, जिसमें उन्होंने ये इंश्योर किया कि हमें मिलकर के पहले देश को आजाद करना पड़ेगा
और फिर हमारे देश में व्याप्त कुरीतियां जो हैं इनको एक साथ मिलकर के दूर करना पड़ेगा। और उसी दिन से दलितों को एक अलग शब्द से संबोधित किया गया, वो था हरिजन। तो यहां पर अंबेडकर जी ने, आप सभी ने देखा कि किस तरीके से अपने शुरुआती जीवन में इन्होंने भाषाओं का अध्ययन किया, धर्मों का अध्ययन किया, 32 डिग्री ली और अलग अलग जो विदेशी स्कूल्स हैं, जिसमें आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां से इन्होंने पढ़ाई की, नॉलेज था। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे देश की जो स्वतंत्रता की लड़ाई है वो उस समय उस कागार पे आ गई कि अब देश स्वतंत्र होने में कुछ ही साल बाकी थे और हमारा संविधान निर्माण होने लगा। तो इस संविधान निर्माण के समय हमारे देश में एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई कि जब तक संविधान नहीं बनता है और देश आजाद नहीं होता है तब तक हमारे देश के कुछ रिप्रेजेंटेटिव देश को चलाएंगे। और उनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्या दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जिम्मेदारी दी गई वायसराय की काउंसिल में। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेबर मिनिस्ट्री दी गई। और साथ ही साथ संविधान बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसको ड्राफ्टिंग समिति बोलते हैं, उसके भी चेयरमैन बनाए गए ताकि वो अपने ज्ञान और अपने अनुभव से एक ऐसा संविधान बनाए जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान भी बना रहे थे और अपने मिनिस्ट्री लेबर एंड लॉ जस्टिस में भी काम कर रहे थे। तो यहां पर वो हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को भी देख रहे थे, लेबर मिनिस्ट्री में उन्होंने कई सारे कानून बनाए और उसके बाद से ये हमारे देश के, जैसा आपने देखा कि लेबर मिनिस्ट्री में कब थे, वायसराय की जब काउंसिल थी, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उस समय इनके पास लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को दिया गया। जब देश आजाद हुआ 1947 के समय तो इनके पास हमारे लॉ मिनिस्ट्री थी, याद रखिए। और आजाद भारत के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर भी यही बने। इन्होंने कई जगहों से पढ़ाई की, आपने देखा 32 डिग्रियां थी, लेकिन ये अपना गुरु मानते थे ज्योतिबा फुल्ला को। ज्योतिबा फुले ये भी महाराष्ट्र के थे और इन्होंने कई बार भीमराव अंबेडकर जी को अलग अलग शिक्षाएं दी। जब भी ये किसी दुविधा में होते थे ज्योतिबा फुले जी के पास जाते थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण कर रहे थे, लेबर मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को इन्होंने ज्वाइन किया देश की आजादी के समय, और हमारे देश में कई सारी ऐसी परिकल्पनाओं को लेकर के आए जो शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए एक एक करके हम उन परिकल्पनाओं को बताते हैं। जब ये लेबर मिनिस्ट्री को सर्व कर रहे थे तो इन्होंने फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए ट्रेड यूनियन बनाया ताकि जो हमारे मजदूर लोग हैं कोई उनका शोषण ना कर पाए। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1947 में इनकी वकालत की वजह से ही आया था। साथ ही साथ यहां पे अगर आप देखोगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भारत के संविधान को लिखने में, निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्माण में भी इनका ही योगदान था, इन्हीं की परिकल्पना थी। कास्टिज्म को लेकर के ये हमेशा सबसे आगे रहे। ये सिर्फ कास्टिज्म नहीं, ये महिलाओं के अधिकार के लिए भी लड़े। ये हमारे एक ऐसे एजुकेशन का इस्तेमाल करने वाले समाज सुधारक थे जिनके समाज सुधार को हमने भारत रत्न से भी सम्मानित किया। भारत रत्न इनको इनके मरणोपरांत 1990 में दिया गया। दोस्तों, इन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को अपनी कई सारी किताबों में लिखा। इनकी 38 नोन बुक्स हैं जो हमने अलग अलग एग्जाम्स में भी उनके बारे में पूछा गया, जैसे कि हमारे कास्ट इन इंडिया, मूक नायक, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ऐसी कई सारी किताबों को इन्होंने लिखा जो शायद भारत की कई सारी दुविधाओं को बताती है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यहां पर साहित्य और राइटिंग्स में भी यहां पे लिया, और हमने देखा कि जिस तरीके से वायसराय की काउंसिल में ये लेबर रिफॉर्म में काम कर रहे थे, ट्रेड यूनियन को लेकर के आए, ये भी इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बोल सकते हैं या उपलब्धि बोल सकते हैं। तो यहां पे श्रमिक सुधार भी इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लेकिन दोस्तों, अपने जीवन के अंतिम समय इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। 14 अक्टूबर 1956 में लगभग 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिसमें सबसे पहले वो हिंदू धर्म की तरह पूजा पद्धति और जो भी बाय आडंबर था वो कभी नहीं करेंगे। ये ऐसी 22 प्रतिज्ञाएं थी जो इन्होंने ली। अब इनका जीवन
पूरे तरीके से देश को समर्पित, अपने लोगों को समर्पित 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत होता है और इनकी जो समाधि स्थल है वो मुंबई में ही चैत्य विहार के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जीवन, जिसमें हमने कुछ ऐसी बातें की जो शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे झंडे को अशोक चक्र दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे देश को आरबीआई की परिकल्पना दी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे देश में पिछड़ों को एक नई पहचान दी, आज उनकी जन्म जयंती है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। या आपको बताना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो शादी है वो किससे हुआ था। कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।